Hey guys, hope you are doing fine. Welcome back to our channel. So I'm back today with a new chapter of chemistry, that is your chemical equilibrium. Many of you had DM'd me and written in the comment section also कि equilibrium पहले start कर दो. तो आज हम equilibrium करेंगे, फिर इसके बाद आज हम chemical equilibrium करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम को कवर करके इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आज इस वीडियो में केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, तो उसमें उसको याद करने में या फिर एक जगह पे कलेक्टिवली उसका एप्लीकेशन करने में जब क्वेश्चन आता है तो बहुत दिक्कत होती है. तो आज हम सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कवर करेंगे. इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं. तो चलिए हम देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. अब ये जो वर्ड है हमारा इक्विलिब्रियम, ये वर्ड से हम क्या समझते हैं? इक्विलिब्रियम वो होता है जो एक स्टेडी स्टेट होता है. हम ऐसा नहीं कहेंगे कि रिएक्शन हो नहीं रही है, रिएक्शन होती है, पर दोनों डायरेक्शन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इक्वल टाइम पे और इक्वल जो है हमारे रिएक्टेंट भी खर्चा होते हैं और इक्वली हमारे प्रोडक्ट भी खर्चा होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती नहीं, रिएक्शन होती है, बट इट इज हैपनिंग एट अ स्टेडी एंड एन इक्वल स्टेट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. सो और ये कौन से रिएक्शंस के लिए जो है एप्लीकेबल है? हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है. जो रिएक्शंस रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल को कैसे ऐसे हम शो करते हैं ना, ऐसे डिपेक्ट करते हैं. सो दीज आर एप्लीकेबल फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शंस. ओके, अकरिंग इन अ क्लोज्ड वेसल, वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोज्ड वेसल में हमने देखो थर्मोडायनेमिक्स अगर आप जानते हो तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा है कि एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है. तो जो हमारा क्लोज सिस्टम होता है उसमें हमारी ये रिएक्शन होती है. इसमें क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है. ये किस स्टेट पे होता है? इक्विलिब्रियम की स्टेट पे होता है. और एट एन इक्विलिब्रियम, अब हमने ये तो देख लिया कि हमने पहला मतलब देखा इक्विलिब्रियम का. पहला मतलब क्या मिला हमें? कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. लेकिन क्या यही एक इसका अंतर है जो हम इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम की क्या एक यही कंडीशन है? नहीं, इक्विलिब्रियम की एक और कंडीशन है. वो क्या है? कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बिकम्स कांस्टेंट. या तो उनकी कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो जाए, या उनका पार्शियल प्रेशर, जो दोनों साइड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उन दोनों का पार्शियल प्रेशर की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए. एंड इट डज नॉट चेंज विद टाइम. कांस्टेंट मतलब क्या होता है? इट डज नॉट चेंज विद टाइम. तो इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन हो नहीं रही है, पर वो कांस्टेंट हो गई है एक जगह पे आके. ठीक है, अब हम कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं जो कि हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत काम आते हैं. तो देखो, सबसे पहला ग्राफ है हमारा कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में. तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में हमारा एक ऐसा ग्राफ बन सकता है. ये हमारा एक ग्राफ बना. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हुई? इक्वल हो गई. इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा? क्या इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलोगे? नहीं, दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. क्यों? क्योंकि अगर देखो इस पॉइंट पे दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई एट अ टाइम, पर देखो यहाँ पे गए हम, जैसे जैसे आगे बढ़े तो देखो कंसंट्रेशन बढ़ने लगी. तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब था? स्टेडी हो जाना, इक्वल हो जाना. तो इस पॉइंट पे इक्वल तो हुई, पर इसके आगे क्या हुआ? बढ़ने लगी. तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कहलाएगा. इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा? हमारा ये वाला कहलाएगा. यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हुआ? हमारी रिएक्शन क्या हो गई? स्टेडी हो गई. प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन की हमारे इक्वल कंसंट्रेशन पे आ गया. एक और हमारा ग्राफ बनेगा. वो ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमने बनाया ग्राफ, और कौन सा इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? ये वाला. यहाँ पर देखो, ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से क्या हुआ? ये रिएक्शन कैसी हुई? कांस्टेंट हो गई. ये रिएक्शन यहाँ पे क्या हुई? कांस्टेंट हो गई. तो ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट. तीसरा ग्राफ देखो, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट आया, ये हमारा प्रोडक्ट आया. कंसंट्रेशन कांस्टेंट कहाँ हुई? इस लाइन पे. तो ये हमारी लाइन कौन सी हो गई? इक्विलिब्रियम की लाइन हो गई. ये दिस पॉइंट इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये हमने देखा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में. अब हम एक और ग्राफ देखते हैं जो कि है हमारा रेट और टाइम के बीच में. ये है हमारा फॉरवर्ड रेट. फॉरवर्ड रेट मतलब जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाती है. तो देखो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड. तो ये है हमारा फॉरवर्ड और ये है हमारा बैकवर्ड. इस पॉइंट पे आके क्या हुआ? रेट सेम हो गया. तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट
हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या उसमें ये ग्राफ बन सकता है? ये वाला ग्राफ बनेगा क्या रेट ऑफ रिएक्शन में? नहीं बनेगा। क्या ये वाला ग्राफ बनेगा? नहीं बनेगा। ये दोनों ग्राफ सिर्फ, ये 3 ग्राफ जो है कंसंट्रेशन के लिए बनेंगे और रेट के लिए सिर्फ एक ही ग्राफ बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे पूछेगा विच ऑफ द ग्राफ्स इज करेक्ट, तो आपको रेट में ये वाला ग्राफ दे देगा। रेट में मान लो रेट वर्सेस टाइम में, ऐसे तुमको ये वाला ग्राफ दे दिया गया, तो रेट वर्सेस टाइम में ये ग्राफ गलत है। ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ तीनों तरीके से बन सकते हैं, पर रेट वर्सेस टाइम का सिर्फ एक ही ग्राफ बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखना। अब हम आते हैं आगे, हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अब देखो, हम कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है ना, जिसको हम रिएक्शन में डालते हैं, तो या तो वो रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है या वो डी एक्सेलरेट करता है विदाउट चेंजिंग इन इट्स ओन कंसंट्रेशन। खुद ऑल्टर नहीं होता कैटलिस्ट, वो खाली रिएक्शन को अल्टरेशन कराता है, या तो उसको फास्ट करा देगा या तो उसको स्लो करा देगा, खुद में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कम्स अर्ली, नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जब हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को डालेंगे, तो क्या उस रिएक्शन के हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इक्विलिब्रियम की जो स्टेट थी वो जल्दी आ जाएगी। ये देखो ग्राफ बना है नीचे, पहले इक्विलिब्रियम की स्टेट कहाँ पे आ रही थी? यहाँ पे आ रही थी। अब दूसरे टाइम पे इक्विलिब्रियम की स्टेट कहाँ पे आ गई? उससे पहले आ गई। इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ही आ गया, यहाँ पे बाद में आया था। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट को जल्दी ला देता है वो। ठीक है, फिर हम देखते हैं एक टर्म आता है हमारा एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम ऐसे ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं। जब भी ब्रैकेट में कुछ लिखा हो वो क्या होता है? एक्टिव मास होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर सॉलिड, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है, मान लो हम ऐसे लिख दें सल्फर, या फिर लिख लो फॉस्फोरस सॉलिड, तो क्या इसका एक्टिव मास है, क्या होगा? इसका एक्टिव मास 1 होगा, यूनिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में किसी भी एलिमेंट का हमारा एक्टिव मास कितना होता है? 1 हो जाता है। फॉर लिक्विड और गैसेस, एक्टिव मास को हम लिक्विड और गैसेस के लिए कैसे लिखते हैं? किसी भी लिक्विड के लिए क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन जो है मोलैरिटी के टर्म्स में लिखते हैं। मोल्स पर लीटर, मोल्स पर वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? मोल्स पर लीटर मतलब क्या होता है? मोल्स पर वॉल्यूम। मोल्स पर वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। तो मोलैरिटी किसके लिए लिखी जाती है? हमारी गैस और लिक्विड के लिए लिखी जाती है, और किसी के लिए नहीं लिखी जाती। सॉलिड के लिए हमेशा 1 होती है, और लिक्विड और गैस आएगी तो उसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके क्या निकालेंगे? मोलैरिटी निकालेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा? एक्टिव मास हो जाएगा। How to find Kc? Now what is this Kc? Kc is the equilibrium constant. तो Kc की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये देखो Kc इज इक्वल टू, हमारी रिएक्शन लिखी है N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। ये क्या है? हमारी रिएक्शन है। ऐसे ही हमको, ये तो हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्म में रिएक्शन लिख दी है। जब आपको क्वेश्चन आता है तो एक क्या आता है? एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में आता है। कोई भी रिएक्शन ले लो, उसमें H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यही रिएक्शन ले लो। ठीक है, तो अभी हम पहले इससे देखते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में। तो देखो, जो हमारा C है उसका कोफिशिएंट क्या है? N3 है। तो पहले हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं। तो देखो C का एक्टिव मास लिखा हमने, C का एक्टिव मास लिखा रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। C का एक्टिव मास रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री क्या है? हमारी N3 है ना। तो C का हमने पावर लिखा N3, फिर D की लिखी N4 अपॉन हमने रिएक्टेंट्स लिखे, A की N1, B की N2। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर हम आते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अभी Kp क्या है? Kp इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 2 टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, Kp और Kc। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ये डेल्टा Ng क्या है? डेल्टा Ng होता है हमारा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स की स्टेशियोमेट्री। तो डेल्टा Ng क्या होता है? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स की स्टेशियोमेट्री। और इसमें सिर्फ हम गैशियस फॉर्म को ही लेते हैं, ओनली एंड ओनली गैशियस फॉर्म इज टेकन। जब इसके आप क्वेश्चंस करोगे तो इसमें और आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो डेल्टा एन जी अगर जीरो आए, डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर हमारी जीरो आए तो केपी केसी के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो आए तो केपी विल बी ग्रेटर देन केसी। डेल्टा एन जी लेस देन जीरो आए so kp will be less than kc। ये kp और kc क्या है, हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है kp और kc, हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती होंगी, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मान लो ये हमारी रिएक्शन लिखी थी a प्लस बी गिव्स c, तो अब जब इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, c गिव्स a प्लस b कर दो, तो ये जो k1 है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। मतलब अभी k1 लिखा था, अब इसको 1 अपॉन k1 लिख दो, इसका क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, रिएक्शन एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन कांस्टेंट आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। देखो यहाँ पे हमने a गिव्स b, c गिव्स d, दोनों रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, इनको हमने ऐड करा, तो ऐड करने पे क्या हुआ, जो K1 और K2 इन दोनों रिएक्शन के अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थे वो क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। अब हमने इन्हीं रिएक्शंस को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, A गिव्स C, B गिव्स C, हमने इन रिएक्शन को क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। एडिशन के केस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवीजन के केस में सॉरी सब्ट्रैक्शन के केस में वो डिवाइड हो जाएंगे। इफ द रिएक्शन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, आप बताओ अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो क्या होता है, जो आपका स्टेशियोमेट्री था उसकी पावर बन जाती है। मतलब a गिव्स b, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करा 2 से, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था यहाँ पे k1, उसकी क्या हुई, रेज टू द पावर ऑफ द स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री क्या है हमारी, 2 है, तो यहाँ पे इसकी क्या हो गई, 2 की पावर लग गई। अगर हाफ करा हमने स्टेशियोमेट्री को, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करा तो k की पावर हाफ हो जाएगा। एनीथिंग पावर हाफ इज रूट, रूट k बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली टेम्परेचर, जितने चाहो ओनली लगा लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली एंड ओनली एंड ओनली ओनली ऑन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर। देखो अगर तुमसे कोई कहे इफ द रिएक्टेंस इज चेंज, कभी कभी क्या होता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिख देते हैं, बिल्कुल एक एक पेज के क्वेश्चन लिख देंगे और उसका आंसर क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, है ना। तो अगर मान लो कोई पूछे कि एक रिएक्शन दी है, उसके हमने कंसंट्रेशन को चेंज करा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लिख देते हैं, उसका आंसर सिर्फ इतना ही सा जाता है, दैट इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसीलिए इस चैप्टर की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन इक्विलिब्रियम ओनली दोज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन विच आर प्रेजेंट इन देयर मोस्ट डिफ्यूज स्टेट। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मैंने अभी कहा था, सॉलिड को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। सॉलिड की क्या होता है, एक्टिव मास यूनिटी हो जाता है। लिक्विड और गैसेस की क्या होता है, मोलैरिटी, हम लोग उसका एक्टिव मास मानते हैं। रिवाइज हो गया हमारा। तो देखो गैस, लिक्विड और सॉलिड, एक कोई रिएक्शन है जिसमें गैस भी दिया है, लिक्विड भी दिया है, सॉलिड भी दिया है, तो सॉलिड और लिक्विड को नहीं लोगे, क्योंकि डिफ्यूज कौन है ज्यादा, गैस है। गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, है ना। गैस और लिक्विड दिया है तो लिक्विड को नहीं लेंगे, लिक्विड और सॉलिड दिया है, सॉलिड नहीं लेंगे, लिक्विड और लिक्विड दिया है तो दोनों ही ले लेंगे, और सॉलिड लिया तो बिल्कुल नहीं लेंगे। सॉलिड को तो कभी कंसिडर ही नहीं करते। और अगर गैस और लिक्विड आ जाए तो डिफ्यूज ज्यादा कौन है, गैस है, तो गैस को कंसिडर करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, लिक्विड की हम एक्टिव मास क्या ले लेंगे, यूनिटी ले लेंगे, उस केस में जिस केस में गैस और लिक्विड दोनों प्रेजेंट है हमारी रिएक्शन में। तो जब हम केसी या केपी की वैल्यू लिखेंगे, तो अगर गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों दिया हो तो किसको प्रेफरेंस दोगे, गैस को दोगे, लिक्विड और सॉलिड को नहीं लिखोगे, उनको 1 मान लोगे। इफ नो गैस इज प्रेजेंट, केपी हैज नो सिग्निफिकेंस, किसी रिएक्शन में गैस प्रेजेंट ही नहीं है। फॉर सपोजिंग दिस रिएक्शन, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल गिव्स, हमारा एस्टर बनाया इसने, CH3COO C2H5 प्लस H2O, तो इसमें क्या हुआ, सब किस फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। तो इसमें Kc की तो वैल्यू हम लिख लेंगे। अभी मैंने कहा जब सब कुछ लिक्विड की फॉर्म में हो तो हम सबको कंसिडर कर लेते हैं। तो पहले क्या लिखे हमने, प्रोडक्ट्स लिखे, एस्टर, H2O, एसिटिक एसिड और इथेनॉल। और इसमें Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Kc तो हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, Kp 0 हो जाएगा, क्योंकि जब
हमारे रिएक्शन में कोई गैस नहीं है तो Kp का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इस फॉर्मूले से। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होती हैं? 0 से इन्फिनिटी तक ये वेरी करता है। अगर Kc ग्रेटर देन 10 की पावर 3 हो जाए तो वो क्या होंगे? रिएक्शन में मोस्टली प्रोडक्ट्स होंगे। मतलब अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है तो मतलब अभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है और ज्यादातर प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। अगर Kc लेस देन 10 की पावर -3 हो जाए तो मोस्टली क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे उसमें, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, उसमें ज्यादातर रिएक्टेंट्स है। और अगर कुछ बीच में हो, 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 के बीच में हो तो मतलब रिएक्शन इन बिटवीन चल रही है। मतलब अभी ना प्रोडक्ट ज्यादा है ना रिएक्टेंट ज्यादा है, दोनों थोड़े थोड़े बने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की स्टेबिलिटी पे कैसे डिपेंड करता है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। रिलेशन बिटवीन हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट पहले तो देखो हम निकालते कैसे। रिएक्शन कोएफिशिएंट मान लो ये हमें रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन कोएफिशिएंट हम किसी टाइम पे निकालते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? टाइम 0 रखते हैं इक्विलिब्रियम पे, पर रिएक्शन कोएफिशिएंट में हमने एक टाइम दिया है। देखो 5 मिनट्स दिया है हमने यहाँ पे। 5 मिनट्स पे हमें निकालना है Qc की वैल्यू। जो हमारा 5 मिनट वाला है वो हमारा क्या देगा? Qc की वैल्यू देगा। 5 मिनट पे हम पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं 3 × 4 अपॉन 2, क्या आया? 6 आया। इक्विलिब्रियम पे क्या निकालते हैं हम? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। तो देखो कितना आएगा? 5 × 5 अपॉन 1 दैट इज 25। कौन बड़ा है? Kc बड़ा है। तो अब कंडीशन देखो क्या है, Qc और Kc में Kc बड़ा होगा तो फॉरवर्ड जाएगी, अगर Qc बड़ा होगा तो बैकवर्ड जाएगी। दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। यहाँ पे कौन बड़ा है? Kc बड़ा है, तो रिएक्शन कैसी जाएगी हमारी? फॉरवर्ड जाएगी। इन तीनों कंडीशंस को आपको याद रखना है, इससे आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। अब कुछ आता है न्यूमेरिकल पार्ट, इसमें होता है हमारा IMC। IMC क्या होता है? इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन। क्या होता है ये? वही होता है, मोलैरिटी होता है। जैसे एक्टिव मास निकाला था तो हमारा मोलैरिटी होता है ये इनिशियल मोल्स अपॉन वॉल्यूम। EMC क्या होता है? इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन होता है। अगर हमें EMC रिएक्टेंट्स के लिए निकालना हो, EMC हमारा रिएक्टेंट्स के लिए निकालना हो तो IMC माइनस स्टेशियोमेट्री इंटू एक्स कर देते हैं, और अगर प्रोडक्ट्स के लिए निकालना हो तो स्टेशियोमेट्री इंटू एक्स कर देते हैं। इन दोनों को याद रखना, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब इसकी मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, फिर हम आता है यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc। यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc, Kp एंड Kc क्या था? मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तय किया, कुछ यूनिट्स भी होंगे। तो क्या है यहाँ पे? Kc का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng की पावर है। ये पावर में क्या लगाया हमने? डेल्टा Ng लगाया। डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं हम? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स की स्टेशियोमेट्री। कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स की स्टेशियोमेट्री। जब क्वेश्चन करोगे तब क्लियर होगा। Kp कैसे निकालते हैं? ATM पर बार की पावर डेल्टा Ng। इसकी हमारी क्या है? ये दोनों क्या है? यूनिट्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन पे। ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है हमारा? एक हमारे साइंटिस्ट थे ली चैटलियर, उन्होंने बताया जो हमारी रिएक्शन होती है किसी भी चीज को, अगर तुम देखो स्टेडी स्टेट में है, तुम सो रहे हो, मान लो तुमको कोई डिस्टर्ब करे, तुम सो रहे हो, तुम स्टेडी स्टेट में हो, तुमको दुनिया लेने से कोई मतलब नहीं, तुमको कोई डिस्टर्ब करेगा तो क्या करोगे? रेजिस्ट करोगे। वैसे ही एक रिएक्शन है जो कि अब आराम से अपने इक्विलिब्रियम की स्टेट में चल रही है, उसको डिस्टर्ब करा अगर तुमने तो क्या करेगी? उसको रेजिस्ट करेगी। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तुमने बढ़ाई तो तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके इक्विलिब्रियम को। वो अपने इक्विलिब्रियम में थी तो तुमने उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्यों बढ़ाई? जब वो इक्विलिब्रियम पे थी तो वो क्या करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा? रिएक्टेंट्स यूज होंगे। रिएक्टेंट यूज होंगे तो अपने आप फिर से इक्विलिब्रियम आने लगेगा। तो उसने क्या करा? अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेट को रेजिस्ट करा। अगर तुमने प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए तो वो कहेगी मुझे पीछे जाने दो, बैकवर्ड जाने दो, तो वो क्या अपने प्रोडक्ट्स को यूज कराएगी और फिर से अपने इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को डिक्रीज करोगे तो क्या करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाएगी, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स बनाने की कोशिश करेगी। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का ट्राई करेगी, क्योंकि तुमने इसके प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके उसका इक्विलिब्रियम को खराब किया है।
इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम, हम जानते हैं बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो या तो प्रेशर बढ़ाओ या फिर वॉल्यूम घटाओ, बात एक ही है, या तो प्रेशर बढ़ा दो या फिर वॉल्यूम घटा दो, बात एक ही है। तो रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करो या फिर वॉल्यूम को डिक्रीज करो तो क्या होता है, हमारा रिएक्शन जो है लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होने लगती है। ये याद रखना कि जो वॉल्यूम होता है, हमारा वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम करा गया है तो वो लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट करेगी, और अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट करेगी। अगर लिख दिया, अगर एग्जामिनर लिख दे मान लो प्रेशर इज डिक्रीज्ड एंड वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, देन द रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ मोल्स। आंसर क्या जाएगा, हायर नंबर ऑफ मोल्स। इफ द वॉल्यूम is decreased and the pressure is increased, then the reaction will shift towards the lesser number of moles because moles are directly proportional to volume। प्रेशर से मोल्स का कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर से किसका लेना देना है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आंसर क्या जाएगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है। एंडोथर्मिक में क्या होती है, एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होती है। तो जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो हमारे लो टेम्परेचर को फेवर करती हैं। किस टेम्परेचर पे होना पसंद करती हैं, लो पे। और हमारी जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं ये किस टेम्परेचर पे होना पसंद करती हैं, हाई टेम्परेचर पे। तो अगर मान लो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तुमने अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये टेम्परेचर अगर बढ़ाया तुमने तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड। क्यों, क्योंकि इसको कौन सा टेम्परेचर पसंद है, लो टेम्परेचर। तुमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन को कौन सा टेम्परेचर पसंद है, हाई टेम्परेचर, और तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये कौन सी जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर पसंद है। और तुमने भी टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसकी पसंद की चीज बढ़ गई, तो ये कैसे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, अगर इनर्ट गैस का किसी भी रिएक्शन में एडिशन कर दो, कोई रिएक्शन हो रही हो, तुमने इनर्ट गैस का एडिशन कर दिया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ मोल्स। एंड if it is added on constant volume तो रिएक्शन में नो चेंज आएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तब ऐड कर रहे हो तो नो चेंज, प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐड कर रहे हो, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें ये याद रखना, ये वाले स्टेटमेंट में और इस वाले स्टेटमेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों में मोल्स की बात हो रही है। तो ये याद रखना, वॉल्यूम इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, हायर नंबर ऑफ मोल्स। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, इनर्ट गैस एडिशन, नो चेंज। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को अगर किसी रिएक्शन में तुम ऐड करोगे, कोई रिएक्शन हो रही है और तुमने एडिशन ऑफ कैटलिस्ट करा तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू। हमने 20 मिनट में पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड आपको ये वीडियोस बहुत यूज़ आएंगी। पढ़ तो सब लेते हैं बट जब समेटने की बारी आती है, जब आप पेपर देने जाते हो तब बहुत दिक्कत होती है कि कैसे याद करें वो सब चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए ये वीडियोस बनी है। आप इससे अपना रिविजन और लर्निंग दोनों बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी के साथ कर सकते हैं। थैंक यू। डू लाइक द वीडियो।